Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Eddie. Okay, our today's topic is Meissner effect. सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कितनी तरह के हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हमें पता है, सबसे पहले हमें समझना होगा, उसके बाद हमें मीजनर इफेक्ट समझ आएगा। हमें पता है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पिन मोशन भी करते हैं और ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं। उनकी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम के अंदर हैं तो उन सब की मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर बात है, आपस में दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अगर ऐसे हो जाए कि उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, वो सारी स्पिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर क्या होगा कि वो जो मटेरियल होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल तो होगा, जाहिर बात है, लेकिन वो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड ने जो कैंसिल आउट कर दिया है, उसको मैग्नेट ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, लेकिन अगर करेगा इन कोई इंटरेक्शन तो वो है कि स्लाइटली रिपेल करेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा। या तो मैग्नेट का इफेक्ट होगा नहीं या फिर स्लाइटली रिपेल करेगा। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे वुड है, ठीक है, प्लास्टिक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरी तरह के मटेरियल्स को हम नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर ऐसे हो जाए कि एक मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब की मैग्नेटिक फील्ड कहीं किसी जगह पे इसको कैंसिल आउट कर दें, किसी जगह पे इसको सपोर्ट कर दें, ठीक है, स्ट्रेंथन कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मटेरियल थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक होगा। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो कहीं पे कैंसिल किया, कहीं पे स्ट्रेंथन कर दिया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपके पास आएगी। फिर इस तरीके से एटम्स के जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे। तो अगर एटम्स भी, उन्हें हम बोलते हैं उस मटेरियल के डोमेन्स बेसिकली ना। फिर तो अगर वो डोमेन्स जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, अगर वो उनके मैग्नेटिक फील्ड को कहीं पे सपोर्ट कर दें, कहीं पे कैंसिल आउट कर दें, तो फिर भी क्या होगा कि ऐसा मटेरियल जो होगा ना, इसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, स्लाइटली अट्रैक्ट करता है। हम कहते हैं द मटेरियल्स व्हिच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरी तरह के मटेरियल्स भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? उनमें ऐसे होता है कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे को जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं और एटम एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरीके से एटम मटेरियल के अंदर जितने भी डोमेन है, यानी जितने भी एटम्स हैं, उन सब के मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लाइक आयरन, लोहा है। तो हम कहते हैं द मटेरियल्स विच आर strongly attracted by the magnet are called ferromagnetic materials. राइट। तो अब हमने पढ़ा कि तीन तरह के मटेरियल्स हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेट रिपेल करता है, स्लाइटली रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल हैं जिनको मैग्नेट स्लाइटली अट्रैक्ट करता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो मटेरियल है नॉर्मली वैसे होता है कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी पास हो रही होती है, यानी वो मटेरियल खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर लेता है। लेकिन जैसे ही ऐसा कोई मटेरियल, अगर वो सुपर कंडक्टर है, अगर आप उसको कूल डाउन करें तो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, हमें पता है खास टेम्परेचर से नीचे अगर हम कूल डाउन करते हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल को, तो वो जो मटेरियल होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। अगर उस मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो फिर वो मटेरियल नॉर्मल होता है, उसकी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन ऐसे मटेरियल को जैसे ही हम कूल डाउन करेंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर से हमारा उस मटेरियल का टेम्परेचर जैसे ही नीचे जाएगा तो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाएगा। जब वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है तो होता क्या है कि वो मटेरियल
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करना शुरू कर देता है और अब कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजर नहीं सकती। अगर हम बात करें तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की जो शिद्दत है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो जीरो होती है, राइट। तो अब ये मटेरियल क्या कर रहा है, ये मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करना किसकी प्रॉपर्टी है, अभी मैंने बात की डाया मैग्नेटिक मटेरियल की। इसका मतलब सुपर कनेक्टर्स अपने सुपर कनेक्टिंग फेज में डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, कि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड उनको रिपेल करता है, राइट। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मीजनर इफेक्ट। तो 1993 में मीजनर ने और ओशनफेल्ड ने ये देखा कि जब आप सुपर कंडक्टर को कूल डाउन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रिपेल होती हैं, यानी एक्सपेल हो जाती हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें अब फिर मटेरियल में से नहीं गुजर सकती, बल्कि वो सारी की सारी एक्सपेल हो जाती हैं और मटेरियल से बाहर निकल आती हैं। इस इफेक्ट को मीजनर इफेक्ट का नाम दिया गया। इसकी डिफाइन अगर हम करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, द एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बाहर निकल जाना, व्हेन इट इज कूल्ड बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, जब आप उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल डाउन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मीजनर इफेक्ट, राइट। अब अगर हम देखें तो ये सारा पैराग्राफ वही लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल फेज में जब मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो तब क्या है, वो मटेरियल उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हुआ तो क्या हुआ, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल कर रहा है, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट कर रहा है, राइट। इसके बाद अगर हम कहें नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, V इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। अब इसमें एच क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया सुपर कंडक्टर के बाहर, और आई को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, यानी आपके मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, यानी उस मटेरियल ने कितना खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन किया है, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये तो नॉर्मल मटेरियल के लिए हो गया, बट सुपर कंडक्टर के लिए हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है उसके सेंटर में, चूंकि वो तो मैग्नेटिक फील्ड को जो है रिपेल कर रहा होता है। इसी इक्वेशन में अगर b इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। b की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। अब ये जो म्यू नॉट है, ये जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो हो, इसका मतलब या तो ये जीरो है, म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है, या फिर एच प्लस आई इज इक्वल टू जीरो है। म्यू नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो एच प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। अब ये प्लस आई इधर आके सॉरी आई ऐसे रहेगा, ये प्लस एच इधर आके माइनस एच बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस मटेरियल की सुपर कंडक्टर की मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी क्या निकलती है। अगेन मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी इस चीज को बोलते हैं कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है आई ओवर एच, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 से देखिए माइनस एच आती है, ओवर एच, एच एच से कैंसिल तो माइनस वन। तो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी जस्ट डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है। इसका मतलब मैथमेटिकली भी हमने देख लिया कि जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है वो डाया मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। यहाँ तक हमारा टॉपिक था। इसके अलावा इंफॉर्मेशन के तौर पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है, इसकी टर्म में हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी ओवर डी। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है होम लॉ से, आई आर ओवर डी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालें अगर, A डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I की जगह क्या आएगा, जे ए। तो जे ए आर ओवर डी आ गया, ए आर ओवर डी, इसे हम बोलते हैं रो, राइट। तो क्या बचेगा, रो जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम करंट डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहें फॉर सुपर कंडक्टर तो उसका फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू रो जे, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। हमने आज पढ़ा मीजनर इफेक्ट के बारे में
कि पहले मटेरियल जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही होती हैं जब सुपर कंडक्टर अपने नॉर्मल फेज में होता है, लेकिन जैसे ही वो सुपर कंडक्टिंग फेज में जाता है तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करना शुरू कर देता है और डायमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है। इस इफेक्ट को हमने कहा मेजनर इफेक्ट। इफ यू like the video then please like, share and subscribe. Allah Hafiz.